नमस्कार। आज 26 जनवरी 2024 है और आज हमारा देश मना रहा है 75वां गणतंत्र दिवस। बहुत से मायनों में 2024 बहुत महत्वपूर्ण है। इस बार कर्तव्य पथ पर महिलाओं को बहुत प्रमुखता दी गई और नारी शक्ति की जो महत्ता है वो हमें कर्तव्य पथ पर दिखाई गई और झांकियों में भी ये चीज़ दिखाई दी। सबसे पहले तो शुभचिता की तरफ से आप सभी को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम आपके लिए जो विषय लेके आए हैं वो भी स्त्री शक्ति से ही संबंधित है। तो आज की पड़ताल में हम गणतंत्र दिवस पर ही बात करेंगे और संविधान की ही बात करेंगे और संविधान में उन महिलाओं पे बात करेंगे जिन्होंने देश के गणतंत्र को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आमतौर पर जब भी संविधान की चर्चा होती है तो हम बाबू साहब भीमराव अंबेडकर जो हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें समेट लेते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका एक महत्वपूर्ण योगदान है, वो स्तंभ है। परंतु संविधान को बनाने के लिए, उसकी रचना के लिए पूरी एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी में एक दो नहीं 15 महिलाएं थी। आज की पड़ताल में हम ऐसी ही महिलाओं पर बात करेंगे जिन्होंने संविधान को आकार देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु दुर्भाग्यवश हम उनके बारे में बात नहीं करते हैं। और देखने वाली बात यह है, ख़ास बात यह है कि इन महिलाओं ने आगे चलकर देश की राजनीति में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो 26 नवंबर 1949 था जब संविधान को अपनाया गया था और लागू किया गया था देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को। ये हम सब जानते हैं और हम सब जानते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। तो ये बहुत कम लोग जानते हैं कि संविधान का जो मूल रूप था उसे तैयार करने वाली एक समिति थी और उस समिति में 389 यानी 389 सदस्य थे और उसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। तो सब जानते हैं कि हमारा जो संविधान है हमारे देश का, वो सबसे लंबा लिखित संविधान है और इस संविधान को लिखने में इन महिलाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो चलिए इन महिलाओं पर बात करते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें हम आपको इनके बारे में बताएंगे। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो थी वो पहली महिला मुख्यमंत्री थी जो कि 25 जून और 1908 को हरियाणा के अंबाला में जन्मी थी और उनको विशेष रूप से 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसके लिए बहुत जाना जाता है। आज़ादी के बाद वो सक्रिय राजनीति में आ गई और पहले लोकसभा फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा। 1963 में वो प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यानी सुचेता कृपलानी आज़ाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। दूसरी महिला है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर वो हैं जिनको एम्स बनवाने का श्रेय दिया जाता है। स्वास्थ्य मंत्री थी वो हमारे देश की, आज़ाद भारत की पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री थी और इन्होंने महिला अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद की। संविधान बनाने वाली जो सभा थी उसकी सदस्य थी राजकुमारी अमृत कौर। इनका जन्म हुआ था 2 फरवरी 1887 को लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है आज। और उन्होंने ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की थी। 1918 में स्वदेश लौटी थी और स्वतंत्रता संग्राम में भी इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है और महात्मा गांधी की सचिव हुआ करती थी वो और उन्होंने 16 साल तक ऐसे काम किया।
उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आज़ादी के बाद जब वो देश की स्वास्थ्य मंत्री बनी तो स्वास्थ्य मंत्री बने हुए उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की नींव रखी और लेडी इरविन कॉलेज बनवाया दिल्ली में। तो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है देश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में। उन्होंने ही इंडियन लेप्रेसी एसोसिएशन बनवाया, चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल बनवाई और मतलब इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान था, उसमें काम करते थे। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी, बहुत सारी संस्थाएं थी। तो ये भारत में आके मतलब शुरुआत करें, इसके लिए भी उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके बाद आती हैं विजय लक्ष्मी पंडित, तीसरी सदस्य जो संविधान समिति में थी। हम सब जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित, और बहुत से लोग तो ये भी बोलते हैं कि ये बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी मिली थी। खैर, वो एक बात अपनी जगह है। यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष थी। इनका जन्म 18 अगस्त 1900 को हुआ और प्रयागराज में हुआ था, जबकि वो समय इलाहाबाद था। आज़ादी की लड़ाई इन्होंने भी लड़ी, योगदान किया स्वाधीनता सेनानी के रूप में। 1932 से 33 और 1940 और उसके बाद 1942 से 1943 जेल गई। संविधान सभा की सदस्य थी विजय लक्ष्मी पंडित, और उन्होंने औरतों की बराबरी से जुड़े कई मुद्दों पर काम किया, अपनी राय रखी और अपनी बातें मनवाई थी। उनके राजनीतिक जो जीवन है उसकी शुरुआत हुई इलाहाबाद नगर निगम के चुनाव से। उसके बाद वो रूस, अमेरिका और मैक्सिको में भारत की राजदूत भी बनी और 1953 में यूएन जनरल असेंबली की पहली महिला अध्यक्ष बनी और 8वें सत्र की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। तो चौथा नाम अब हम आपको बताते हैं। चौथा नाम है अम्मू स्वामीनाथन का। अम्मू स्वामीनाथन संविधान सभा में मद्रास की प्रतिनिधि थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता, स्वतंत्रता सेनानी तो खैर थी ही और राजनेता थी। इनका जन्म हुआ था 22 अप्रैल 1894 में। केरल के पालघाट में ये जन्मी थी और 13 भाई बहन में सबसे छोटी थी। उनको किसी तरह का फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा अम्मू स्वामीनाथन को नहीं मिली थी। 14 साल की उम्र में शादी हो गई और शादी भी हुई तो उनसे जो 20 साल बड़े थे डॉक्टर सुब्रमण्य स्वामीनाथन, उनसे हुई थी। लेकिन पति जो थे वो स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, तो घर पे ट्यूटर रखकर ही उन्होंने अम्मू स्वामीनाथन को पढ़ाया। इसके बाद वो अंग्रेजी बोलने लगी, सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने लगी और फिर आंदोलन में सक्रिय हुई, यानी स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुई। 1946 में वह संविधान सभा में मद्रास की प्रतिनिधि बनी। 24 नवंबर 1949 को जब बाबा साहब ने एक संविधान प्रारूप तैयार किया तो उस पर जब चर्चा हुई तो अम्मू ने अपने भाषण में कहा कि भारत के बारे में दुनिया वालों का कहना है कि भारत ने महिलाओं को समान अधिकार नहीं दिए हैं, लेकिन अब हम यह कह सकते हैं कि हम भारतीयों ने जब अपने संविधान का निर्माण किया तब हर नागरिक के साथ महिलाओं को भी समान अधिकार दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू को कौन नहीं जानता है, पहली महिला राज्यपाल थी और इनका जन्म हुआ था 23 फरवरी 1879 यानी 1879 को हैदराबाद में। नायडू ने हम सब जानते हैं कि अग्रणी भूमिका निभाई है स्वाधीनता संग्राम में और संविधान निर्माण में भी इन्होंने अहम योगदान दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी रही और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की जिम्मेदारी इन्होंने राज्यपाल के रूप में निभाई। इसके बाद नाम आता है कमला चौधरी का। कमला चौधरी 22 फरवरी 1908 को लखनऊ में जन्मी थी। बहुत संपन्न परिवार था इनका, लेकिन इसके बावजूद शिक्षा के लिए उनको बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ा।
1930 में गांधी से जुड़ी और ना जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उस समय, उनमें उस आंदोलन में इन्होंने सक्रियता से भाग लिया। 50वें सत्र में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्ष रही। 1970 में लोकसभा सांसद बनी और लेखिका थी और कहानियों के जरिए अपनी एक बतौर लेखिका इन्होंने महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई, समाज में महिलाओं को आगे लाने के लिए काम किया, उनकी आवाज़ बनी। अब एक नाम आता है बेगम एजाज रसूल। बेगम एजाज रसूल ये उस संविधान सभा की इकलौती मुस्लिम सदस्य थी और उनका जन्म हुआ था 2 अप्रैल 1909 को पंजाब के संगरूर जिले में एक शाही परिवार में, एक राजसी परिवार में। और जमींदार नवाब एजाज रसूल से इन्होंने विवाह किया और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए इन्होंने काम किया। एक महत्वपूर्ण राजनेता बन के उभरी और मुस्लिम लीग की सदस्य भी थी और संविधान सभा की एकमात्र मुस्लिम सदस्य भी वही थी। उसके बाद जब 1950 में जब मुस्लिम लीग भंग हो गया तो कांग्रेस में शामिल हो गई और 1952 में वो राज्यसभा के लिए चुनी गई। इसके बाद आता है नाम लीला राय का। लीला राय वो हैं जिन्होंने हिंदू कोड बिल की पैरवी की थी और इनका जन्म हुआ था असम के गोलपाड़ा जिले में 2 अक्टूबर, जिस दिन गांधी जयंती है। पर कितने लोग जानते हैं, किसी को नहीं पता। 2 अक्टूबर 1900 को जन्म हुआ इनका। 1923 में दीपाली संघ और स्कूलों की स्थापना कर इन्होंने देश भर में चर्चा बटोरी थी उस दौरान। 1937 में वो कांग्रेस में शामिल हो गई और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जो बनाई थी जो महिला समिति, इसमें इनको सदस्य बनाया गया था। 1946 में लीला राय संविधान सभा में शामिल हुई थी और बहस में इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। हिंदू कोड बिल के तहत महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, जो आज भी हम जानते हैं कि महिलाओं को संपत्ति में कितना अधिकार मिलता है, या महिलाएं खुद कितना बोल पाती हैं, लेकिन उस दौरान लीला राय ने इसकी बात की थी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को लेकर भी इन्होंने आवाज़ उठाई। इसके बाद नाम आता है हंसा मेहता का। हंसा मेहता यूएन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन में संशोधन करवाने में इनकी भूमिका रही। और हंसा जीवराज मेहता, इनका पूरा नाम, 3 जुलाई 1887 को बड़ौदा में जन्मी थी। बड़ौदा के दीवान हुआ करते थे, नंद शंकर मेहता की बेटी थी। 1945-86 में ये अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनी। फिर इनको संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। हंसा को यूएन के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में सभी पुरुष स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं को संशोधित करवाकर इन्होंने सभी मनुष्य करवाया, यानी पुरुष की तरह जगह इन्होंने मनुष्य करवाया कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। ये करवाने में इनकी भूमिका रही और इसके लिए हंसा मेहता को जाना जाता है। रेणुका रे ये बंगाल से थी और आईएएस अधिकारी जो थे सतीश चंद्र मुखर्जी और अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की सदस्य चारुलता मुखर्जी की बेटी थी। इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से बीए की पढ़ाई की तब, और 1934 में ऑल इंडिया वुमेन कांग्रेस की कानूनी सचिव के रूप में इन्होंने भारत में महिलाओं की कानूनी विकलांगता नामक एक दस्तावेज प्रस्तुत किया था। ये पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य भी रही और मंत्री भी रही और इन्होंने बंगाल में अखिल बंगाल महिला संघ और महिला समन्वयक परिषद का गठन किया। इसके बाद नाम आता है दुर्गाबाई देशमुख का। ये महाराष्ट्र से थी और इन्होंने कानूनी पहलुओं को लेकर संविधान सभा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 12 साल की उम्र में असहयोग आंदोलन से जुड़ी दुर्गाबाई देशमुख का जन्म हुआ था 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी में और इन्होंने
आज़ादी की लड़ाई के साथ ही समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए भी काफ़ी कुछ काम किया और नमक सत्याग्रह का हिस्सा भी बनी वो। और कानूनी जो पहलू थे संविधान सभा के, उनको संवारने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दक्षिण भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बालिका हिंदी पाठशालाएं दुर्गाबाई देशमुख ने शुरू की और आंध्र महिला सभा की स्थापना की और बाद में सांसद बनी आजादी के बाद। दक्षिणानी वेलायुधन सबसे युवा सदस्य थी और इकलौती दलित महिला थी। इनका जन्म हुआ था 4 जुलाई 1912 को, कोच्चि में हुआ था। वे एकमात्र दलित महिला थी संविधान सभा की और इन्होंने पहली बैठक में कहा था कि संविधान का कार्य इस बात पर निर्भर होगा कि लोग भविष्य में किस तरह का जीवन जिएंगे। मैं आशा करती हूं कि समय के साथ ऐसा कोई समुदाय इस देश में ना बचे जिसे अछूत कहकर बुलाना पड़े। पूर्णिमा बैनर्जी इन्होंने किसानों और ग्रामीणों की समस्याएं उठाई और संविधान निर्माण में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सचिव थी और इन्होंने यूपी में महिलाओं के लिए बहुत काम किया। उस समूह में शामिल थी जो आज़ादी की लड़ाई में सबसे आगे था। वो समूह सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में इनकी भागीदारी के लिए इनको गिरफ्तार किया गया था और किसान सभाओं, ट्रेड यूनियनों और ग्रामीणों की समस्या के से जुड़े वो मुद्दे वो उठाती थी। इसके बाद नाम आता है एनी मस्कारिन। केरल की पहली महिला सांसद थी और संविधान सभा की सदस्य और स्वतंत्रता सेनानी एनी मस्कारिन का जन्म 6 जून 1902 को केरल के तिरुवनंतपुरम के कैथोलिक परिवार में हुआ था। एनी त्रावणकोर राज्य कांग्रेस कार्य समिति में शामिल होने वाली पहली महिला थी। राजनीतिक गतिविधियों के कारण इनको 1939 से 1947 के दौरान कई बार जेल जाना पड़ा। 1951 में ये लोकसभा का चुनाव इन्होंने लड़ा और सांसद बनी, केरल की पहली महिला सांसद। मालती चौधरी, इन्होंने भी नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया। संविधान सभा की सदस्य थी। मालती चौधरी का जन्म जो है 26 जुलाई 1904 को पूर्वी बंगाल, जो कि अभी बांग्लादेश है, उसमें हुआ और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवकृष्ण चौधरी की पत्नी थी और 16 साल की उम्र में इनको शांति निकेतन भेजा गया। इन्होंने विश्व भारती में पढ़ाई की और नमक सत्याग्रह में हिस्सा लिया, जो हमने आपको बताया, और संविधान को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये थी कुछ महिलाएं जो कि उन 15 महिलाओं में शामिल थी जिन्होंने संविधान सभा को, जो कि आज जिन पर हमारा जो गणतंत्र है वो आधारित है, संविधान जिनकी जो राय है, जिनके निर्देश हैं, जिनकी सक्रिय भागीदारी से बना है, उस सब संविधान सभा का ये सदस्य थी। तो आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमें लगा कि आज इन महिलाओं के बारे में बात होनी चाहिए। तो हमने एक छोटी सी कोशिश आपके सामने की है। इसी तरह की जानकारी जो कि रह जाती है, नहीं पता चलता, हम कोशिश करते रहेंगे कि आपके सामने लाते रहें। नमस्कार, धन्यवाद, जय भारत, जय हिंद और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।